हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स और आज हम पढ़ेंगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफाई करने वाले। सो द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, if the bases are same and they are in multiplication form and powers are different so the powers will be added। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 रेज़ टू द पावर 2 + 6 + 3 दैट इज़ 4 रेज़ टू द पावर 2 + 6 8 8 + 3 11। तो हमारे पास ये आ जाता है हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर में है या कोई भी डिवीज़न फॉर्म में है तो उसमें भी हम इसी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करके करेंगे। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 2। अनदर क्वेश्चन 3/4 रेज़ टू द पावर 5। इसमें हमारे पास दो लॉज लग जाते हैं, रेज़ टू द पावर 5 एंड होल पावर इज़ 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू पावर 20। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास इसमें एक लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर एक ही बेस है और पावर 2 है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे 3/4 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 5 4 = 20। दोनों ही पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक ही बेस के ऊपर 2 पावर हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो भी है उसे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, डिवाइड 3/4 रेज़ टू द पावर 20। अब देखिए हमारे पास जो लॉ अप्लाई होता है वो कौन सा, bases are same and they are in division form। तो क्या हो जाएगा, उनका जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ 3/4 रेज़ टू द पावर 20 - 20 एंड 20 - 20 इज़ इसमें इस पावर में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 में से 20 गए तो 0। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में तीसरा लॉ भी अप्लाई हो रहा है हमारे पास, ये आ जाता है 0। तो क्या ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? नो, क्योंकि ये भी हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 3/4 रेज़ टू द पावर 0 इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने 3 लॉ अप्लाई किए। फर्स्ट वन हमने यहाँ पे अप्लाई किया, अगर सिंगल है तो सिंगल बेस है और दोनों पावर्स आर डिफरेंट है तो दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करके लिखा, ये हमारे पास एक लॉ अप्लाई किया। सेकंड हमने डिवीज़न फॉर्म में थे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए ये हमने सेकंड वाला लॉ अप्लाई किया। थर्ड वाला अगर किसी की पावर 0 होती है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 होती है, तो थर्ड लॉ हमने यहाँ अप्लाई किया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किए। तो अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई होते हैं तो दैट्स नॉट मैटर, आप उसको सॉल्व करते चले जाइए स्टूडेंट। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास कोई माइनस की फॉर्म में है, नेगेटिव नंबर है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस में अगर पावर है तो उसको उसके लिए लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज़ 4 + 5। सिंप्लीफाई अगर करने के लिए आ जाए 4 + 5 रेज़ टू द पावर -1 -6 + 8 रेज़ टू द पावर -1। अगर ये क्वेश्चन है, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 5 दैट इज़ 9 रेज़ टू द पावर -1, माइनस का साइन आ जाएगा, 6 + 8 14 रेज़ टू द पावर -1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ अप्लाई होता है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव फॉर्म में हो, माइनस में होती है, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था अगर पावर माइनस में होती है तो हम उस बेस को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास नंबर है 9 का मतलब 9/1 और अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/9 रेज़ टू द पावर 1। अगर 1 पावर ही है तो यहाँ पे लिखने की कोई नीड नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है कि यहाँ पे पावर 1 ही है। अगर 1 के प्लेस पे यहाँ पे 2 होता तो बेटा आप 2 लिखते यहाँ पे। अब 1 को आप लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मैटर नहीं होता। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 14 और अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/14 और अब हमारे पास जो हमारा नंबर है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। इट मीन्स माइनस हट गया और इसकी पावर हो गई पॉजिटिव फॉर्म में।
अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन आया है और दोनों नंबर है हमारे पास, तो सिंपली ये हमारे रेशनल नंबर वाले ऑपरेशन में आ जाता है ये क्वेश्चन कि अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स को माइनस करना हो तो उन सबसे पहले उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम 9 और 14 का। देन उसके बाद से हम इन्हें प्लस या माइनस जो भी ऑपरेशन है वो हमारा हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मेन था इसमें हमारे पास जो हमने लॉज अप्लाई करने थे, यहाँ पे हमारे पास वो था। अब इसी तरीके के स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है बच्चों, वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और होते बड़े सिंपल हैं बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसे सॉल्व करते वक्त। तो ध्यान से समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ़, यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई कहाँ पे है, पावर में है। तो यहाँ इस पावर में अगर हम अननोन वैल्यूज़ को देखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बट इन्हें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करके ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेस है 3/11, यहाँ पे भी 3/11 और ये भी 3/11। इट मीन्स बेसिस आर सेम बट दे आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो हमने फर्स्ट लो किया था स्टूडेंट्स, अगर बेस हमारे सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम वही लो अप्लाई करेंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इट मीन्स 2y + 3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, इक्वल में जो है वो इक्वल में ही रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 + 3 हमने लिख दिया 5y, नो, हम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को अलग से ऐड करते हैं और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम अलग से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। बट अगर हम यहाँ पे इस स्टेप में देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दोनों तरफ जो बेसिस है वो सेम है, बेसिस आर सेम, इधर भी 3/11 और इधर भी 3/11, और एक सिंगल ही टर्म बची है, यही है, क्योंकि यहाँ हम ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। सो इफ़ बेसिस आर सेम देन वी कैन से दैट द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ बेसिस आर इक्वल एंड सेम सो वी कैन से दैट द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास हो जाता है अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी इक्वल ही रहेंगी। तो देयरफॉर 2y + 3 ओनली हम पावर्स को ही ले लेते हैं और इधर है पावर 7। यहाँ पे 3/11 का रोल ख़त्म हो जाता है यहाँ से, क्योंकि हमें y की पावर निकालनी है और y हमारा कहाँ पे था, इसकी पावर में, एक्सपोनेंट में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें दोनों साइड्स में उनके जो बेसिस होते हैं उनको इक्वल करना होता है, उसके बाद हम उनकी पावर्स को इक्वल पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 7 - 3 और ये हो जाएगा 2y = 4 एंड y = 4/2, 2 2s are 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 2 एंड दैट इज़ आवर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों सबसे पहले हमें बेसिस को इक्वल करना होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उन पे लॉज अप्लाई करेंगे और उन्हें इक्वल लेके आएंगे। देन उसके बाद इफ़ द बेसिस आर इक्वल देन वी कैन से दैट द पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो लास्ट स्टेप में हम उनकी पावर्स को इक्वल रख देते हैं और कंपेयर करते हैं और एक एक वैल्यू को ट्रांसपोज करना स्टार्ट कर देते हैं 1 by 1 टर्म को, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन नंबर, दैट इज़ यहाँ पे कितना था y। अगर y की प्लेस पे m x कुछ भी होता तो हम इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा बच्चों ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।